ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। द्रांश सुहानी को देखकर उसकी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा था। सुहानी के गीले होंठ उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। द्रांश ने जो सुहानी के साथ 2 रातें बिताई थी, उसमें उसने कभी सुहानी के होंठों को नहीं चूमा था, लेकिन आज द्रांश का मन उसके होंठों को चूमने का कर रहा था। द्रांश होंठों से लेकर सुहानी की आंखों को देखता है जो बंद थी। द्रांश सुहानी के पूरे चेहरे को बहुत ही गौर से देखता है। द्रांश समझ रहा था कि वो धीरे धीरे उसे अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। द्रांश सुहानी की कमर को कसकर दबाता है। सुहानी के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सुहानी अपनी आंखें खोलती है। द्रांश उसे झटके से छोड़ देता है। द्रांश उससे दूर होते हुए उससे कहता है, जैसी हो वैसी ही बाहर आओ। बोलते ही वो बाहर निकल जाता है। सुहानी अपनी आंखों को पोंछते हुए कुछ ही पलों में बाहर जाती है। बाहर जाकर वो देखती है द्रांश वार्डरोब में था। द्रांश अब सोफे पर बैठकर खाना खाने लगता है। सुहानी उसे देखती रहती है। उसे भूख लग रही थी और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि अभी वो गीले इनरवियर्स में थी। द्रांश खाते हुए कहता है, इस कमरे से एक कदम भी बाहर मत निकालना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुहानी चुपचाप खड़ी रहती है। द्रांश कुछ निवाले खाने के बाद उठता है, फिर सुहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी के चेहरे को देखते हुए द्रांश उससे कहता है, रिमूव योर बाथरोब। सुहानी एक नज़र उसे देखती है, फिर उसका बाथरोब खोल देती है। द्रांश ने अंदर कुछ नहीं पहना था, जिससे सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्रांश उसे बिना भाव के देखता है और कहता है, अब तुम ये बाथरोब पहनो और मुझे कपड़े ला कर दो। सुहानी जल्दी से बाथरोब पहन लेती है और कबर्ड से द्रांश के लिए कपड़े ले आती है। द्रांश खुद पैंट पहनता है और शर्ट सुहानी को पहनाने के लिए कहता है। सुहानी आंखें बंद करके ही उसे शर्ट पहना रही थी। तभी द्रांश बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, ओपन योर आइज। द्रांश के कहते ही सुहानी आंखें खोलती है। द्रांश सुहानी की चिन को पकड़े उसकी आंखों में देखकर कहता है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरी मर्जी के बगैर अपनी आंखें भी बंद नहीं करोगी। गॉट इट? सुहानी हाँ में सिर हिलाती है। द्रांश सुहानी के गाल को रब करते हुए उसे कुछ पल देखता है, फिर कबर्ड से हथकड़ी लेकर सुहानी के पैरों में हथकड़ी लगा देता है। सुहानी द्रांश को देखती है पर कुछ नहीं कहती। द्रांश उठकर अब टेबल से अपना फ़ोन उठाता है। द्रांश होटल्स रूम से बाहर निकलकर रूम को लॉक करके चला जाता है। सुहानी अपने पैरों को देखती है, फिर टेबल पर रखे खाने को। भूख की वजह से वो अब कूदते हुए सोफे की ओर जाती है। सोफे के पास पहुँचकर वो जल्दी से सोफे पर बैठकर अब द्रांश का बचा हुआ खाना खाने लगती है। भले वो झूठा था, लेकिन भूख में कभी झूठा नहीं दिखता। सिंघानिया विला। रुखसार और सुरभि के स्वागत के बाद आव्या, अप्रीता, स्वर्णा सुरभि को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सौरभ रुखसार को अपने बेडरूम में लेकर जाता है। रुखसार अब बेड पर बैठी थी। उसे सौरभ ने बता दिया था कि शौर्य ने कौन सी गलती कर दी जिसकी वो माफ़ी मांग रहा है। शौर्य भी सौरभ के कमरे में आ गया था। शौर्य रुखसार से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुखसार उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो शौर्य को देख भी नहीं रही थी। शौर्य अब रुखसार के सामने खड़े होकर कहता है, माँ कुछ बोलिए, आपको मुझे माफ़ नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन इनफैक्ट मुझसे बात तो कीजिए। रुखसार कुछ पल रुककर जवाब देती है, हमारी ही परवरिश में कमी रह गई होगी, सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। बोलते हुए रुखसार के चेहरे पर बस दर्द ही दर्द दिख रहा था। माँ बोलते हुए शौर्य आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुखसार खुद को इस तरह से सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही थी। शौर्य को पता था कि उसकी माँ इतनी अच्छी है कि वो कभी भी शौर्य को गलत नहीं समझेगी। शौर्य आगे बढ़कर रुखसार को गले लगा लेता है। रुखसार शौर्य के गले लगते ही उसे कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। शौर्य रुखसार के गले लगे हुए कहता है, आई एम सॉरी माँ, मैंने आपके संस्कारों का पालन नहीं किया, मैंने आपको गलत समझा। रुखसार रोती जा रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका जन्मा बच्चा ऐसा कुछ करेगा। सौरभ बस दोनों माँ बेटे को देख रहा था। कुछ देर बाद काव्या इस प्रहा को लेकर अंदर आती है और बेड की ओर आते हुए कहती है, रुखसार पुरानी बातों को याद करके दुखी रहने का कोई मतलब नहीं है। सारे गिले शिकवे को दूर करके अब हम यहाँ नई शुरुआत करने आए हैं। ना इसमें आपकी गलती थी ना शौर्य की, गलती तो उस वक्त की थी। अब सब कुछ भूल जाइए। कल से शादी की रस्मों की शुरुआत होने वाली है। आपके बेटे की भी शादी है, तो अब आप नाराज़ ना रहकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। रुखसार हैरानी से पहले काव्या को देखती है, फिर शौर्य को। काव्या अब इस प्रहा की ओर देखते हुए कहती है, ये रही आपकी बहू।
और स्प्रहा, ये आपकी सास है, शौर्य की माँ। स्प्रहा जल्दी से आगे बढ़कर रुखसार के पैर छूती है। शौर्य अब बेड से उठ चुका था। रुखसार पहले तो इन सबसे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन स्प्रहा के पैर छूते ही वो उसे अपने पास बुलाती है। स्प्रहा रुखसार के पास जाकर खड़ी होती है। रुखसार स्प्रहा को बैठने को कहती है तो स्प्रहा बैठ जाती है। रुखसार स्प्रहा के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, हमेशा खुश रहिए। स्प्रहा हल्का मुस्कुरा देती है। रात का वक्त। आव्या इस वक्त द्रांश के बारे में सोच रही थी। उसे द्रांश की हरकतें परेशान कर रही थी। वो इतना ज़्यादा रुद्र की तरह एक्ट करता था कि आव्या अब ये सोचने लग गई कि कहीं फ्यूचर में भी उसके साथ ये ना हो जाए। आव्या द्रांश के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे बैल्कनी से कुछ आवाज़ आई। आव्या आवाज़ देती है, कौन है? आवाज़ देते हुए आव्या बैल्कनी की ओर जाती है। आव्या बैल्कनी में आकर देखती है जहाँ कोई भी नहीं था। एकदम से उसकी नज़र एक कागज़ पर जाती है जिसे पत्थर से लपेट कर फेंका गया था। आव्या कागज़ को उठाती है। पत्थर को निकालकर आव्या उस कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़ती है। पढ़ते हुए आव्या के होठे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। रुद्र बैल्कनी के दरवाजे से टिक कर खड़ा था। आव्या की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। रुद्र के चेहरे पर एक्सप्रेशंस तो नहीं थे। रुद्र आव्या की ओर आगे बढ़ता है। आव्या उसे देखते हुए कहती है, यू नो रुद्र, मम्मा ने कहा था कि हम शादी से पहले नहीं मिल सकते। रुद्र आव्या के करीब जाकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेट देता है। आव्या पहले उसके हाथ को देखती है, फिर रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र भी आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है कि मैं किसी की बात सुनूंगा? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नॉट। रुद्र अपने पॉकेट से एक ब्लूटूथ ईयरफोन निकालकर आव्या के कान में लगाता है। आव्या उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है। रुद्र आव्या को घुमाता है तो आव्या की पीठ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, लेट्स डांस। आव्या के कानों में अब गाना सुनाई देने लगता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ डांस करने आए हो? रुद्र आव्या को फिर से अपनी ओर घुमाता है और खुद के बेहद करीब उसे सटा लेता है। आव्या मुस्कुराते हुए रुद्र की आंखों को देखती है। रुद्र भी आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आई रियली मिस यू बेबी गर्ल। दोनों अब डांस करने लगते हैं। आव्या रुद्र से कहती है, अच्छा, जब 2 दिनों तक मुझसे बात नहीं कर रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रुद्र आव्या को घुमाने लगता है, फिर एकदम से उसे करीब खींचकर कहता है, याद बहुत आई थी, बहुत। इतनी याद आई कि तुम्हारी नींद में जाते ही मैं तुम्हारे करीब खिंचा आता हूँ। रात को मैं तुम्हारे बहुत करीब होता हूँ पर तुम सोई रहती हो। आव्या अब रुद्र को घूरती है, फिर मुंह बनाते हुए कहती है, इसका मतलब मैंने बेकार में ही अपने आंसू बहाए। विदाई के वक्त के लिए मैं जमा करके रख रही हूँ और तुमने वेस्ट करवा दिए। रुद्र सीधा उसे जवाब देता है, मैंने नहीं कहा था रोने के लिए। तुम ही बात बात पर रो देती हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? आव्या फिर से मुँह बनाकर कहती है, पर तुम इतना गुस्सा कर रहे थे तो मुझे भी अपने आप रोना आ गया। तुम्हारी वो लाल आंखें और तेज़ सांसें मुझे डरा देती हैं। तुम हमेशा ऐसा स्वीट रहा करो ना प्लीज़। तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। दोनों बातों में उलझे डांस कर रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को अब अपनी गर्दन पे लपेट देता है, जिससे दोनों और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आव्या अब रुद्र के पैरों के ऊपर चढ़ जाती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए सीरियस होकर जवाब देता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसे रहूं तो तुम मेरी हर बातों को गौर करो, मुझे ज़्यादा वक्त दो और सबसे ज़रूरी बात, मेरे सिवाय किसी के करीब जाने की कोशिश मत करो। आव्या बहुत धीरे से कहती है, धमकी दे रहे हो या मुझे ऑर्डर दे रहे हो? रुद्र के पैर अब रुक जाते हैं। वो आव्या के होठों को छूते हुए कहता है, ऑर्डर समझो या धमकी, पर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेबी गर्ल। आव्या अब एकटक रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र आव्या को एकदम से गोद में उठाता है। कमरे के अंदर ले जाकर रुद्र आव्या को बेड पर लिटा देता है। रुद्र अब आव्या के बगल में लेटकर उसके कान से ब्लूटूथ स्पीकर निकाल लेता है। आव्या के हाथ अब भी रुद्र के गले में लिपटे हुए थे। रुद्र उन हाथों को हटाकर आव्या को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू। रुद्र आव्या के होठों पर धीरे से किस करता है, फिर कहता है, गुड नाइट। आव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट। रुद्र आव्या की आंखों को देखते हुए उसके गाल को रब करता है। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। रुद्र आव्या से कहता है, बस कुछ दिन और, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। आव्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रुद्र चला जाए, लेकिन अगर वो नहीं गया तो सुबह जा भी नहीं पाएगा, ये उसे अच्छी तरह से पता था। रुद्र खड़ा हुआ आव्या को ही देख रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो आव्या से अभी दूर हो, पर उसे जाना तो था ही। रुद्र को यूं खड़े देखकर आव्या कहती है,
अब जाओ भी, मम्मा ने देखा तो बहुत ताने मारेंगी। रुद्र वहाँ से चला जाता है। आव्या रुद्र को जाते हुए देखती रहती है। आव्या अब अपनी आंखें बंद करती है, पर उसकी आंखों में अब नींद का नामो निशान नहीं था। आव्या कुछ वक्त करवटें बदलती है, फिर परेशान होकर बैठ जाती है। वो कुछ सोचते हुए उठकर आदित्य और काव्या के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसे शादी के बाद दूर होने का ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो सो नहीं पा रही थी। अगली सुबह आव्या की नींद जैसे ही खुलती है तो उसकी नज़र काव्या के सोते हुए चेहरे पर पड़ती है। आव्या काव्या के चेहरे को एकटक देखने लगती है। सच में उसकी मम्मा सोते हुए बहुत ही खूबसूरत लगती थी, तो उसके डैडा कैसे उसकी मम्मा के दीवाने नहीं होंगे। आव्या काव्या को कुछ पल देखती है, फिर करवट बदलकर आदित्य को देखती है, जो सुबह सुबह लैपटॉप पर काम कर रहा था। आव्या उसे लैपटॉप पर काम करते देखकर घड़ी देखती है, जिसमें सुबह के 4 बज रहे थे। ये देखकर आव्या मुंह बनाकर आदित्य से कहती है, डैडा आप इतना सुबह सुबह शुरू हो गए। आदित्य अपने काम पर ध्यान देते हुए कहता है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारी शादी में ध्यान नहीं दे पाऊँगा। ये सब छोड़ो, तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? आव्या उठकर आदित्य के पास बैठकर कहती है, नींद नहीं आ रही डैडा। बोलते हुए वो आदित्य के कंधे पर सिर रख लेती है। आदित्य एक नज़र आव्या को देखकर कहता है, शादी की टेंशन? आव्या आंखें बंद करके धीरे से कहती है, आदित्य लैपटॉप को बंद करता है और आव्या के सिर को अपनी गोद में रख लेता है। शादी के वक्त हर लड़की को टेंशन होती है, उसी तरह से आव्या को भी हो रही थी। आदित्य आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना। तुमने पास्ट में जितना कुछ भी किया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें रुद्र को बताना चाहिए, तो उसे बताने से पहले एक बार भी मत सोचना। आदित्य की बात सुनकर आव्या आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी आव्या को ही देख रहा था। आदित्य आगे कहता है, बातें छुपाने से बहुत गलतफहमी बढ़ती है और एक गलतफहमी पूरे रिश्ते को बिखेर कर रख देती है। आव्या चुपचाप अपने डैडा की बातें सुन रही थी। आदित्य आव्या के गाल को थपथपाते हुए कहता है, सच को चाहे जितना भी छुपा लो वो कभी नहीं छुपता। लगता ज़रूर है कि वो पूरी तरह छुप गया, लेकिन वो बाहर आकर ही रहता है। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, डैडा आप कहना क्या चाहते हैं? आदित्य आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, बात ना समझना और समझ कर भी ना समझना दोनों बहुत अलग है रैबिट। मैं इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आव्या पूरी तरह से कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन चेहरे पर बनाकर कहती है, इसका मतलब क्या है डैडा? कौन सी बात? आदित्य आव्या की आंखों में देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके कहता है, बहुत समझदार हो गई हो तुम। आव्या के चेहरे पर अब भी कन्फ्यूज़न था, तो वहीं आदित्य आव्या की कन्फ्यूज़न को देखकर अब मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो मन ही मन कहता है, बहुत बड़ी हो गई हो रैबिट, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आदित्य अब आव्या को कुछ नहीं बोलता, तो आव्या भी आदित्य से कुछ भी नहीं पूछती। सुबह 8 बजे हल्दी की रस्म आज ही थी। पूरे विला को पहले से ही सजाया गया था, बस हॉल को सब फिर से डेकोरेट कर रहे थे। हल्दी की रस्म को हॉल में ही किया जाने वाला था। 3 लोगों के लिए जगह बना दी गई थी। तीनों दुल्हन अपने अपने कमरे में सज रही थी। आव्या के साथ प्रज्ञा और स्वर्णा थी, स्प्रहा के साथ अप्रीता और सुरभि, वहीं अनु के साथ सपना और स्वरा थी, जो उनके सजने में हेल्प कर रही थी। आव्या ने ऊपर ग्रीन मिक्स कलर की ब्लाउज पहनी थी और नीचे उसका लहंगा येलो कलर का था। स्वर्णा उसे फूल वाली ज्वेलरी पहना रही थी और प्रज्ञा आव्या का मेकअप कर रही थी। प्रज्ञा को हमेशा से अलग अलग सीखने का शौक था, तो उसने मेकअप भी परफेक्टली करना सीखा था। प्रज्ञा ने भी येलो कलर का लहंगा पहना था, वहीं स्वर्णा ने येलो कलर का शरारा पहना था, क्योंकि वो लहंगे को संभाल नहीं सकती थी। आव्या का मेकअप होने के बाद प्रज्ञा ठीक से खड़ी होती है और अच्छी तरह से आव्या को देखती है, ये देखने के लिए कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। प्रज्ञा आव्या को देख ही रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लेडी सर्वेंट झांकते हुए प्रज्ञा को देखकर कहती है, मैम सर आपको बुला रहे हैं। प्रज्ञा को पता था कि अव्यान ही उसे बुला रहा है, इसीलिए वो कहती है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। आव्या अपने लॉकेट को पहनते हुए कहती है, ठीक है भाभी। प्रज्ञा अब कमरे से निकलती है। कमरे से निकलते ही सामने खड़ा अव्यान दिखता है। प्रज्ञा उसके पास जाकर कहती है, जी कहिए। अव्यान प्रज्ञा को देखकर कहता है, तुमने मेरी वॉच कहाँ रख दी? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। प्रज्ञा ये सुनकर तुरंत कहती है, वहीं ड्रॉअर में रखी होगी, आपने ड्रॉअर में चेक किया? अव्यान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मैंने हर जगह देख लिया, तुम मुझे ढूंढ दो, चलो। बोलते ही वो प्रज्ञा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले जाता है। प्रज्ञा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, आप बिना आज दिन अगर घड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा? अव्यान उसे कमरे में ले जाकर कहता है, कहाँ है? प्रज्ञा एक नज़र अव्यान को घूरती है, क्योंकि उसने प्रज्ञा की बातों को इग्नोर कर दिया था। प्रज्ञा अव्यान से नज़रें हटाए ड्रॉअर को ओपन करती है। ड्रॉअर खुलते ही उसे अव्यान की वॉच मिल जाती है। प्रज्ञा अव्यान को घूरते हुए कहती है, ये क्या है? आप देखते ही नहीं हैं, बस मुझे परेशान करते रहते हैं। अव्यान आगे बढ़कर उसके हाथ से घड़ी लेता है और साइड टेबल पर रख देता है। प्रज्ञा उसे देखने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर चूम लेता है।
प्रणया अव्यान को अजीब नज़रों से देखती है। अव्यान अब प्रणया के करीब होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, घड़ी तो बस एक बहाना था। असल में एक बार तुमसे मिलना था। सुबह से मैंने तुम्हें नहीं देखा, दिल बहुत बेचैन हो रहा था। प्रणया सिर हिलाते हुए कहती है, आप और आपकी बातें, आपको पता तो है कितना काम है, तो बस उन्हीं सब में बिजी थी। अव्यान एकदम से पूछता है, मुझे भूलकर? प्रणया कुछ कहने के लिए जैसे ही अव्यान को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अव्यान के चेहरे पर अब गुस्सा दिख रहा था। प्रणया तुरंत अव्यान के करीब जाकर सट जाती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं जी, हम आपको क्यों भूलेंगे। अब आप गुस्सा मत हो जाइए, आपको मनाना बहुत मुश्किल होता है। अव्यान प्रणया की कमर पर हाथ रखकर कहता है, नाश्ता सब कुछ ठीक से कर लिया तुमने? प्रणया हाँ में सिर हिलाती है। अव्यान अब चुप होकर बस प्रणया के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी काव्या अंदर आते हुए प्रणया को बुलाती है। अव्यान और प्रणया दोनों काव्या की ओर देखते हैं। काव्या कुछ सामान लेकर प्रणया को देते हुए कहती है, आप दोनों की शादी तो हो गई है, लेकिन उसके आगे की रस्में नहीं हुई। काव्या प्रणया को सामान देते हुए कहती है, ये लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। भले अव्यान ने शादी के लिए मना कर दिया, पर ये सारी रस्में मना नहीं कर सकते। काव्या बोल ही रही थी, तभी अव्यान बीच में कहता है, मम्मा इसकी क्या ज़रूरत है? शादी करने के बाद ये सब करने का क्या मतलब? प्रणया को अव्यान की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो रूठ भी जाए तो अव्यान का ही फ़ायदा है, क्योंकि अव्यान उसे मनाने के लिए ऐसे तरीके अपनाता है कि प्रणया को रूठने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। वहीं अव्यान जब मना करता है तो काव्या उसे एकदम से डांट देती है, आप बिल्कुल चुप रहिए और रेडी होकर दोनों बाहर आ जाइए। प्रणया एकदम से कहती है, लेकिन पोयम मम्मा, आव्या को पूरी तरह रेडी नहीं किया है मैंने। काव्या कहती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसे रेडी करने के लिए श्रेष्ठ आ गई है, आप खुद रेडी होकर नीचे आ जाइए, ठीक है? प्रणया हाँ में सिर हिला देती है। प्रणया काव्या के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश होती है। काव्या ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा भेजा था और उसके साथ फ्लावर ज्वेलरी, जिसके लिए प्रणया तरस गई थी। प्रणया मुस्कुराते हुए लहंगे और ज्वेलरी को किस करती है, फिर जल्दी से वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। अव्यान बस उसकी खुशी भरे चेहरे को देखता रहता है। करीब 1 घंटे बाद हॉल पर सभी दुल्हन बाहर आती हैं। सब दूल्हे राजा हॉल में पहले से ही खड़े थे। सभी जब अपनी अपनी दुल्हन को देखते हैं तो जैसे उन्हीं में खो जाते हैं। चारों दुल्हन इस वक्त अपना लहंगा पकड़े नीचे उतर रही थी। उसके पीछे स्वर्णा, अप्रीता, सुरभि मौजूद थी। चारों नीचे आते हैं तो काव्या उन सबको अपनी अपनी जगह पर उनके दूल्हों के साथ बिठा देती है। सबसे पहले नंबर पर शिवा और अनु बैठते हैं। शिवा अनु के कान में कहता है, जितना तुम मेरी होने की फिराक में हो, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। अनु नज़रें झुकाए शर्माहट भरी मुस्कुरा देती है। सेकंड में अव्यान और प्रणया बैठे थे। अव्यान प्रणया के कान में कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इन रस्मों को करते हुए इतनी खूबसूरत लगोगी, वरना मैं सबसे पहले तुम्हें फिर से शादी के लिए प्रपोज कर लेता। प्रणया बहुत ही एटीट्यूड सी स्माइल अव्यान को पास करती है। तीसरे पे रुद्र और आव्या बैठे थे। रुद्र तो बस आव्या को देखे जा रहा था। उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ बंद हो चुका था। वहीं आव्या को ये महसूस हो रहा था, जिससे वो नज़रें झुकाए कहती है, रुद्र बस भी करो, सब हमें ही देख रहे हैं। रुद्र आव्या में खोए हुए कहता है, लुकिंग वेरी हॉट बेबी गर्ल, तुम्हें देखकर दिमाग हैंग हो गया है। ना ये कान किसी की सुनना चाहता है, ना ये मुंह कुछ बोलना चाहता है, बस ये आंखें तुम्हें देखना चाहती हैं। आव्या सिर झुकाई मुस्कुराने लगती है। सबसे लास्ट में शौर्य और स्प्रहा बैठे थे। पागल शौर्य तो वैसे ही स्प्रहा का पागल दीवाना है। अब स्प्रहा को इस गेटअप में देखकर तो उसकी पलकें ही नहीं झपक रही थी। शौर्य स्प्रहा को देखते हुए कहता है, बीवी, ऐसा लग रहा है मेरी सांसें थम जाएंगी तुम्हारी ये हॉटनेस देखकर। स्प्रहा उसे घूरती है। स्प्रहा को अब शौर्य से बात करने का वक्त नहीं मिल पाया था। वो अब भी नाराज़ थी और बहुत कुछ सुनाना चाहती थी। स्प्रहा को देखकर शौर्य हवा में किस करते हुए कहता है, मुझसे बात करने की तड़प तो तुम्हारी हॉटनेस को और ज़्यादा बढ़ा रही है। स्प्रहा तुरंत शौर्य से नज़रें फेर लेती है। चारों की हल्दी होती है। सभी बारी बारी से सबको हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाते वक्त स्प्रहा को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा भी आए हैं। जगदीश दोनों को ही हल्दी लगाते हैं, पर शौर्य को लगाते वक्त उनके हाथ काँप रहे थे। ये बात स्प्रहा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। भले ही जगदीश ने स्प्रहा को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया, लेकिन वो शौर्य से अब भी डरते थे। एक मिडिल क्लास आदमी ने गन की बुलेट सुनती देखी हो तो डर भला कैसे ना लगे। स्प्रहा दुखी होकर नज़रें झुका लेती है। उसकी वजह से उसके पापा को क्या कुछ सहना पड़ रहा था। वहीं स्प्रहा की माँ बिल्कुल नॉर्मल थी।
माँ पापा के हाथों से हल्दी का एक अलग ही एहसास होता है। जहाँ हल्दी की रस्में सभी करने में व्यस्त हो चुके थे, तो वहीं अप्रीता की नज़रें रोनी पर थीं। रोनी और वीना एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रहे थे। दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा से ही दोनों इसी तरह से रहते थे। वहाँ खिलखिलाहट सी हंसी भरी बातें चल रही थी, तो वहीं जहाँ जेलसी फूलों को सहनी पड़ रही थी, अप्रीता जेलसी से फूलों को बुरी तरह से नोच रही थी, फूलों को तोड़ रही थी। दोनों हंसते हुए बात कर रहे थे। तभी वीना अपना हाथ रोनी के कंधे पर रखती है। ये देखकर अप्रीता से बिल्कुल भी सहन नहीं होता और वो तुरंत उनकी ओर आगे बढ़ जाती है। अप्रीता सीधे जाकर उनके साथ खड़ी होती है और रोनी को देखते हुए सख्त आवाज़ में कहती है, मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी आओ। बोलते हुए वो एक नज़र वीना को घूरती है, फिर चली जाती है। वीना भी अप्रीता को देखती है, पर अप्रीता का घूरना उसे समझ नहीं आता। रोनी अप्रीता के पीछे जाता है। अप्रीता एक कमरे में चली जाती है। रोनी उसके पीछे जाकर उस कमरे में जाकर सामने खड़ा हो जाता है। अप्रीता मुड़कर उसे देखती है, क्योंकि अब तक उसने रोनी से पीठ करके रखी हुई थी। अप्रीता अचानक ही आगे बढ़ती है और अपनी एड़ियों के बल खड़ी होकर एकदम से रोनी के होठों पर अपने होंठ रख देती है। रोनी एकदम से जम जाता है। अप्रीता के हाथ रोनी के बालों में थे और वो उसे किस करते हुए उसके बालों को नोच रही थी। रोनी को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि अप्रीता उसके साथ ऐसा कुछ करेगी, लेकिन अप्रीता का गुस्सा या जेलसी ही ऐसी थी कि उसे रोक नहीं पाई। अप्रीता बहुत ही स्मूथली रोनी को किस कर रही थी। रोनी अपनी जगह पर ही जम चुका था, पर तभी अचानक उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉ। जैसे ही वो आवाज़ उसके कानों में गूंजी, रोनी ने अप्रीता को एकदम से धक्का दे दिया। अप्रीता उसे देखने लगती है। रोनी अप्रीता को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। अप्रीता की जेलसी भी अब खत्म हो चुकी थी और उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया। अप्रीता अब अनकंफर्टेबल हो जाती है और इधर उधर देखते हुए हड़बड़ाकर कहती है, आई एम सॉरी। बोलते ही वो जल्दी से भाग जाती है। रोनी अपने होठों को छूता है तो उसे अप्रीता को लिपस्टिक लगी हुई मिलती है। उधर हल्दी होते हुए वीडियो शूट किया जा रहा था। सिद्धार्थ, मयंक, दर्श, रूमानी, वंशज और उसका 15-16 साल का बेटा रूवंश थोड़ा लेट आए थे। रूमानी अपने बेटे को सबसे मिलवाती है। रूवंश का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो बहुत जल्दी ही सबके साथ फ्रेंडली मिल जाता है। रूवंश का नेचर बिल्कुल वंशज पर गया था। जैसे वंशज किसी से भी जल्दी घुल मिल जाता है, उसी तरह से उसकी हाइट भी अभी से बहुत लंबी थी, बिल्कुल वंशज की तरह। कोई नहीं बोल सकता कि वो 15 या 16 साल का बच्चा है। हल्दी की रस्म खत्म होती है तो काव्या सबको अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। रुद्र को भी वापस घर जाना था, लेकिन बंदा कहाँ मानने वाला था। रुद्र सिंघानिया विला से निकल तो जाता है, लेकिन वो बैल्कनी से आव्या के कमरे में चला जाता है। आव्या ने बाहर वाला दरवाज़ा तो बंद करके रखा था, लेकिन उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। रुद्र ये देखकर तुरंत वॉशरूम में घुस जाता है। आव्या इस वक्त अपने लहंगे का ब्लाउज निकालने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या के पीछे खड़ा हो जाता है। आव्या को जैसे ही अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है, वो तुरंत मुड़कर उसे देखती है। रुद्र को वॉशरूम में देखकर आव्या जोर से चिल्लाती है, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुद्र आव्या को एकटक देखने लगता है, जैसे वो आव्या में ही खो गया हो। आव्या के चेहरे हाथ पर हल्दी का लेप लगा हुआ था और वो इस हालत में उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आव्या रुद्र को देखते हुए फिर कुछ कहने ही वाली होती है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर शार के नीचे खड़ा कर देता है। रुद्र शार ऑन करता है। आव्या शार के पानी को देखते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या की लगाई हुई हल्दी को पानी से उसके शरीर से निकालने लगता है। आव्या बस उसे देखे जा रही थी। रुद्र आव्या की सारी हल्दी को छुड़ाकर उससे कहता है, यहाँ बैठो। आव्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है, पर रुद्र उसे बिना कुछ बोले बिठा देता है। रुद्र आव्या के ब्लाउज को खोल देता है तो आव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। रुद्र उठकर एक कटोरा लेता है जिसमें पहले से हल्दी रखी गई थी। काव्या ने आव्या को ये हल्दी दी थी ताकि वो पूरे शरीर पर उसे लगा सके। रुद्र आव्या के पैर के पास बैठकर कहता है, डोंट बी शाई, ओके। आव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखती है। तभी रुद्र आव्या के लहंगे को ऊपर करता है, जिससे आव्या के गोरे पैर दिखने लगते हैं। रुद्र ने आव्या के लहंगे को उसकी जांघ तक करके रखा था। आव्या को शर्म तो आ रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा वो हैरान थी। रुद्र आव्या को एक नज़र देखता है और फिर उसके गोरे पैरों में अपने हाथ चलाते हुए हल्दी का लेप लगाने लगता है। आव्या थोड़ी कन्फ्यूज होकर पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो। रुद्र कहता है, आई थिंक तुम्हारी आंखें सही सलामत है बेबी गर्ल। आव्या थोड़ा चिढ़कर कहती है, हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रही, ये तुम क्यों कर रहे हो। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अपना रंग चढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लड़कों ने तुम्हें टच किया, हल्दी लगाई, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं उनकी हल्दी को हटाकर फिर से तुम्हें हल्दी लगा रहा हूँ। आव्या अपना सिर पीटते हुए कहती है, ओह गॉड रुद्र, तुम भी ना एकदम पागल हो। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसे देखते हुए कहता है,
तुम्हारे प्यार में। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ द्रांश की एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वो इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। ये सिंघानिया विला की सीसीटीवी फुटेज थी। द्रांश फ़ोन से बात भी कर रहा था। वो बात करते हुए कहता है, हल्दी और मेहंदी आराम से लगने दो, उसके बाद खून का रंग चढ़ेगा। वहीं वो इतना बोल ही रहा था कि तभी सुहानी उसके पास खाना रख देती है। द्रांश खाना देखकर अपनी नज़र उठाकर सुहानी को देखता है। सुहानी ने नज़रें झुकाई थी। द्रांश फिर से खाने को देखता है और फिर सुहानी को देखकर कहता है, फीड मी। उसकी बात सुनकर सुहानी उसे देखने लगती है। द्रांश अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? फीड मी। सुहानी जल्दी से उसके पास बैठ जाती है और खाने की प्लेट उठाकर निवाला अपने हाथ से लेकर उसे खिलाने के लिए अपने हाथ बढ़ा देती है। द्रांश उसे देखते हुए खाने लगता है। सुहानी 3-4 बार अच्छे से खिलाती है, लेकिन उसके बाद जब वो खिलाती है तो द्रांश उसके हाथ को अपने दांतों से बहुत ज़ोर से काट लेता है। सुहानी दर्द से अपना हाथ पीछे कर लेती है और उसे देखने लगती है। द्रांश ने उसके हाथ को इतनी ज़ोर से काटा था कि उसकी उंगली से खून बहने लगा था। सुहानी के हाथ रुकने से द्रांश उसे घूरते हुए कहता है, रुक क्यों गई? खिलाओ मुझे। सुहानी लाचारी से फिर से निवाला लेकर द्रांश को खिलाने लगती है। उसके हाथों से खाने के साथ उसका खून भी आ रहा था। सुहानी के हाथ से खून का निकलना अब भी रुका नहीं था। सुहानी फिर से अपने हाथों पर निवाला लेने वाली होती है कि तभी द्रांश उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहानी उसे कन्फ्यूज़ होकर देखती है। द्रांश उसकी उंगली को पकड़कर अपने मुंह में ले जाता है और उसके खून को चूसने लगता है। सुहानी बस उसे देखती रहती है। द्रांश सुहानी की उंगली का खून चूसते हुए उसके चेहरे को देख रहा था, जो अजीब से भाव लेकर बैठी थी। उसे द्रांश का ऐसा करना बहुत ही अजीब लग रहा था। कुछ वक्त बाद द्रांश उसकी उंगली को छोड़ देता है। सुहानी अपनी उंगली को देखती है तो अब उससे कोई खून नहीं निकल रहा था, जैसे द्रांश ने सारा खून चूसकर निगल लिया हो। सुहानी फिर से खाने का वही निवाला उसकी ओर बढ़ाती है तो द्रांश उसे खाने से मना कर देता है और अपने लैपटॉप पर टाइप करते हुए कहता है, वाटर। सुहानी पानी का ग्लास उठाकर उसे पिलाती है। द्रांश पानी पीता है तो सुहानी ग्लास और आधा बचा खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। सुहानी किचन में ले जाने के बाद उसे खुद खाने लगती है, क्योंकि अब भी द्रांश उसके खाने के लेकर उससे कुछ नहीं कहता। सुहानी जल्दी जल्दी खाने को खाने लगती है ताकि द्रांश आकर उसे भी देख ना ले। सुहानी खाना खत्म करती है, फिर प्लेट को साफ करके रख देती है। वो अब बाहर जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। रात हो चुकी थी। द्रांश कुछ देर अपने काम में बिजी रहता है और जब उसका काम हो जाता है तो वो बेड पर जाकर सुहानी को बुलाता है। द्रांश के बुलाने पर सुहानी उसके पास चली जाती है। द्रांश बेड पर बैठकर सुहानी को देखकर कहता है, लेट जाओ। सुहानी डरते हुए बेड पर लेट जाती है। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं द्रांश फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती न कर दे। द्रांश सुहानी के लेटते ही ड्रॉर से हथकड़ी निकालता है और सुहानी के दोनों हाथों को एक साथ करके हथकड़ी पहना देता है। फिर वो भी अपने एक हाथ में हथकड़ी पहनकर सुहानी की हथकड़ी के साथ जोड़ लेता है। सुहानी बस द्रांश की हरकतों को देख रही थी। द्रांश अब एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी को अपना हाथ थोड़ा हिलाते हुए अच्छे से लेटने की कोशिश करती है। उसके हिलते ही द्रांश तुरंत अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। सुहानी उसे देखकर थोड़ा घबराकर कहती है, सर वो मैं ठीक से। इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है। द्रांश सुहानी के चेहरे को देखते हुए उसके होंठों को छूता है। वो उसके होंठों को छूते हुए कहता है, वाई डिड यू कम टू मी? सुहानी अपनी पलकें झुकाकर कहती है, मैं जानबूझकर नहीं आई। द्रांश सुहानी के मासूम चेहरे को देख रहा था। सुहानी बहुत कोशिश करने के बाद पलकें झुकाए हुए कहती है, सर आप मुझे कब तक अपने साथ रखेंगे? द्रांश सुहानी को घूरता है क्योंकि सुहानी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि द्रांश को किसी के भी साथ बात करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सुहानी को अब तक घूर रहा था। सुहानी अपनी पलकें उठाती है। पलकें उठाते ही उसकी नज़र द्रांश की नज़रों से टकरा जाती है। डर से वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्रांश उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, गुड गर्ल, अब चुपचाप सो जाओ वरना मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। सुहानी का बदन हल्का कांप सा जाता है। उसे द्रांश के साथ बिताई रात याद आती है, जिसमें उसे बस दर्द ही दर्द मिला था। सुहानी को जब बहुत दर्द होने लगा था तब उसने द्रांश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन द्रांश उसे छोड़ने के बजाय बहुत बुरी तरीके से वाइल्ड हो गया। वो इतना वाइल्ड हुआ कि सुहानी की ना चाहते हुए भी चीख निकली और वो बेहोश हो गई। वो सारी बातों को सोचते हुए सुहानी का बदन कांपने लगा। द्रांश सुहानी के दर्द भरे चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर उससे अपनी नज़रें हटाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सिंघानिया विला हॉल में आज शादी की दूसरी रस्म मेहंदी का माहौल था। आज की थीम कलर डार्क ग्रीन था। चारों दुल्हनों ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। चारों के हाथों पर कुछ लड़कियां मेहंदी लगा रही थी। आव्या को देखते हुए श्रेष्ठा उस मेहंदी लगाने वाली से अपने कंधे तक देखते हुए कहती है, मेरी प्रिंसेस के हाथों में यहाँ तक मेहंदी लगा देना और पैरों में भी भर भर कर मेहंदी लगा देना।
आव्या उसकी बातों को सुनकर हंसते हुए कहती है, मॉम, इतनी लंबी मेहंदी कौन लगवाता है? श्रेष्ठा कुछ भी जवाब देती उससे पहले ध्रुवंश श्रेष्ठा को पीछे से हक करके बोलता है, इससे अच्छा तो पूरे शरीर पर ही मेहंदी लगवा दीजिए मॉम, क्यों कुछ जगह को छोड़ना? आव्या दोनों माँ बेटी की बात सुनकर मुंह बना लेती है। वहीं श्रेष्ठा चहकते हुए कहती है, अच्छा आइडिया है। वो चहककर कुछ बोल ही रही थी, तभी काव्या श्रेष्ठा को घूरते हुए कहती है, तुम क्या चाहती हो मेरी परी की गोरी बदन इस मेहंदी से ढक जाए? आव्या काव्या को देखकर मुस्कुराती है। आज पहली बार काव्या आव्या की तरफदारी कर रही थी, जो आव्या को काफी अच्छा लगा। वहीं प्रीत सभी को देखते हुए थोड़ी तेजी से चिल्लाते हुए कहती है, सुनो दुल्हनियों, अब तुम चारों का मेहंदी लग रहा है, अगर रंग नहीं चढ़ा तो अपने होने वाले दूल्हों को छोड़ना मत। आज पता चली जाएगा कौन सा दूल्हा अपनी दुल्हन से सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्रीत की बात सुनकर सभी दुल्हनें अपने दूल्हों को देखने लगती हैं। अनु की नज़र शिवा पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। इस्परा की नज़र शौर्य को ढूंढने लगती है, पर वहाँ शौर्य कहीं नहीं था। प्रज्ञा की नज़र अव्यान पर जाती है, जो रुद्र से कुछ डिस्कस कर रहा था। वहीं आव्या भी मुस्कुराते हुए रुद्र को देखती है, जिसका ध्यान अव्यान से बात करने में था। आव्या मेहंदी वाली को देखकर कहती है, रुद्र के नाम को ऐसी जगह पर लिखना जहाँ कोई ढूंढ ही ना सके। आव्या उनको ये बोलकर अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आया था, जो वो रुद्र पर आजमाने वाली थी। वहीं ध्रुवंश अब प्रज्ञा के पास जाकर बैठ जाता है और उसके बहुत करीब झुककर उसके कान में कहता है, भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? खाने की बात याद आते ही प्रज्ञा की नज़र सीधे खाने पर चली जाती है। प्रज्ञा दूर रखे हुए समोसे को देखकर अपने मुंह में आ रहे पानी को पी लेती है और मासूम सी शक्ल बनाकर ध्रुवंश को देखकर कहती है, हमें समोसा खाना है, वो भी हरी चटनी के साथ। प्रज्ञा की डिमांड सुनकर ध्रुवंश अपनी जगह से उठता है और प्रज्ञा के पास झुकते हुए कहता है, जैसा आपका हुक्म भाभी। प्रज्ञा उसकी करतूत देखकर मुस्कुराती है। ध्रुवंश प्रज्ञा के लिए हरी चटनी के साथ समोसे लेकर आता है। प्रज्ञा के दोनों हाथों में तो मेहंदी लग रही थी, इसलिए ध्रुवंश उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। समोसा बिल्कुल प्रज्ञा के मुंह के सामने था। प्रज्ञा मुंह खोलकर खाने ही वाली थी, तभी अचानक हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, ध्रुवंश। उस आवाज़ से ध्रुवंश अपने हाथ पीछे करके उधर देखता है। सामने अव्यान था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने ध्रुवंश को तेज़ी से ही आवाज़ दी, लेकिन फंक्शन की वजह से सबको ये नॉर्मल लगी। ध्रुवंश को देखते हुए अव्यान बेहद सर्द आवाज़ में बोलता है, अभी तुरंत स्टडी रूम में आओ, तुमसे कुछ काम है। इतना बोलकर वो जाने लगता है, पर अचानक उसे क्या होता है। अव्यान फिर से पलटकर कहता है, मैंने कहा अभी के अभी। ध्रुवंश वहाँ से उठता है। वो समोसे को वहीं रखकर चला जाता है। वहीं प्रज्ञा का खुला हुआ मुंह खुला का खुला रह जाता है। किसी ने भी अगर नोटिस किया होता तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। सच में ये बहुत फनी था। अव्यान की जेलसी ही ऐसी थी। उफ, हर वक्त प्रज्ञा पर भारी पड़ जाती थी। भले किसी ने प्रज्ञा का फनी चेहरा देखा हो या ना देखा हो, पर सिद्धार्थ का कैमरा बहुत अच्छे से प्रज्ञा की प्यारी प्यारी हरकतों को शूट कर रहा था। मेहंदी की रस्म बहुत देर तक चलती है। दुल्हनों की मेहंदी के बाद बाकी के लोग मेहंदी लगवाते हैं। वहीं कमरे में आदित्य इस वक्त शौर्य और सौरभ दोनों को घूर रहा था, क्योंकि शौर्य यहाँ से जाने की बात कर रहा था। सौरभ का अलग फैमिली थी, तो सौरभ भी चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ अलग से रहे। वहीं शौर्य अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उसका सारा करियर पटना में था। आदित्य दोनों को बुरी तरह से घूर रहा था। तभी सौरभ कहता है, अब घूरना बंद भी कर दे, हम आते जाते रहेंगे, तू फिक्र क्यों कर रहा है, हम तुझे भूल नहीं जाएंगे। आदित्य अब कुछ नहीं कहता और दूसरी ओर नजरें फेर लेता है। शौर्य फोन में देखते हुए कहता है, शादी के दूसरे दिन वाली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। आदित्य बिना दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, ओके फाइन, पर कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक कॉल कर देना। सौरभ हाँ में सिर हिलाता है। सौरभ और शौर्य अब उस कमरे से निकल जाते हैं। दोनों साथ चलकर जा रहे थे। तभी सौरभ शौर्य को देखते हुए कहता है, इस तरह से तुम दोनों की बात हुई? शौर्य थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, किस बारे में? सौरभ उसे फिर से देखते हुए कहता है, तुमने उनके पेरेंट्स को धमकी दी। इससे वो क्या, हम भी तुमसे नाराज हैं। इतना बोलकर सौरभ कुछ पल रुककर सोचते हुए कहता है, तुम दोनों की हरकतों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों ने बात की भी होगी, या हो सकता है कि उसने जरूर बात की होगी, पर तुमने उसे सुनने से मना कर दिया। इतना बोलते ही सौरभ शौर्य को घूरने लगता है। शौर्य अपनी बातों पर डटकर खड़े होकर कहता है, इसमें मैंने गलत क्या किया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे रुलाए। तो बस मैंने यही कहा कि उसे अगली बार से कुछ मत बोलना। उन्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी को रुलाने का। सौरभ शौर्य को समझाते हुए कहता है, देखो शौर्य, हर वक्त अपना पागलपन काम नहीं आता। उसे काफ़ी बुरा लगा जब तुमने उसके पेरेंट्स पर इस तरह आधी रात को जाकर धमकी दी, उन्हें गन से डराया। रिश्ता सुधारने और बनाने के लिए तुम्हारा ये पागलपन काम नहीं करेगा। तुम्हें उसके पास सुनकर जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए। तुम्हें पता है उनके पेरेंट्स ने जब तुम्हारी सच्चाई उसके सामने रखी तब भी वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। उसे पागलपन वाला शौर्य ही पसंद था, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया कि तुम उसी के पेरेंट्स को धमकी देकर आ गए।
इसीलिए वो तुमसे नाराज़ है। तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे दिल से प्यार करती है। शौर्य सौरभ की बात अच्छी तरह से सुनता है पर वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। शौर्य की कोई जवाब न देने पर सौरभ भी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे जितना कहना था उसने कह दिया। अब सुनना या ना सुनना शौर्य की मर्जी थी। हमेशा से ही सौरभ को किसी पर प्रेशर देने का कोई शौक नहीं था। दोनों अब हॉल की ओर बढ़ जाते हैं। अब हॉल में दुल्हनों की जगह पर बाकी सब मेहंदी लगवा रहे थे। कमरे में प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अपनी मेहंदी को देख रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। अव्यान कमरे में एक प्लेट में समोसा लेकर आता है और प्रज्ञा के पास बैठ जाता है। समोसा देखते ही प्रज्ञा कहती है, समोसा? अव्यान समोसे का एक बाइट तोड़ता है और प्रज्ञा को खिलाता है। प्रज्ञा तुरंत खा लेती है। अव्यान उसे फिर बाइट तोड़कर खिलाते हुए कहता है, आइंदा से ध्रुवंश के इतने करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रज्ञा अव्यान की बात से एकदम से शॉक्ड होकर उसे देखती है। वो अपना मुंह धीरे धीरे चलाते हुए कहती है, आपकी जेलसी की कोई लिमिट भी है? ध्रुवंश आपका भाई है। अव्यान तुरंत कहता है, वो सिर्फ मेरा भाई नहीं है, लड़का भी है और मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी भी लड़के के करीब जाओ। ये सुनकर तो प्रज्ञा को ऐसा फील होता है जैसे वो अभी दीवार पर जाकर अपना सिर फोड़ दे। प्रज्ञा फेक स्माइल करते हुए कहती है, पतिदेव आप महान हैं। आप तो जेलसी के देवता हैं। आपके चरण कहाँ हैं? हम आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। अव्यान प्रज्ञा को घूरता है। प्रज्ञा उसे देखते हुए कहती है, आपका यही रवैया रहा तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। प्रज्ञा जब ये कहती है तो अव्यान के भाव बदल जाते हैं। वो प्लेट को साइड में रखता है और प्रज्ञा की ओर बढ़कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। प्रज्ञा उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए, मेहंदी खराब हो जाएगी। अव्यान उसकी गर्दन से होकर उसके गाल पर किस करता है। अव्यान प्रज्ञा के कान पर किस करते हुए कहता है, आज रात वो वाली नाइटी पहनना। मुझे तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाना है। बहुत दिन हो गए हमने बेड एक्सरसाइज नहीं किया। अव्यान ये अपनी मदहोशी भरी आवाज़ में कह रहा था जिससे प्रज्ञा का पूरा बदन सिहर उठता है। अव्यान अपने होठ प्रज्ञा के गाल से होकर फिर से गर्दन पर आ जाता है और किस करते करते वो और नीचे चला जाता है। प्रज्ञा की सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जैसे ही अपने हाथों को अव्यान के कुर्ते पर रखने वाली होती है, अव्यान उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है जहाँ मेहंदी नहीं लगी थी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर धीरे से किस करके कहता है, रात का इंतज़ार कर लो। मैं तुम्हें इतना मदहोश कर दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। अब अपनी मेहंदी को एंजॉय करो। इतना बोलकर अव्यान अब उठकर चला जाता है। वहीं प्रज्ञा अपनी सांसों को नॉर्मल करती है। रात में शौर्य के कमरे में अजीब सी शांति थी। इसप्रहा बैल्कनी में खड़ी होकर चुपचाप चांद को देख रही थी और अपनी मेहंदी पर लिखे शौर्य का नाम वो देख रही थी। इसप्रहा को अब अपने पापा का शौर्य से डरना याद आ रहा था। उसे वो सब याद करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इन सब के बारे में सोच ही रही थी। तभी अचानक शौर्य उसे पीछे से हक कर लेता है। इसप्रहा एकदम से सहम जाती है। शौर्य इसप्रहा के कान में कहता है, बीवी मैं हूँ। इसप्रहा शौर्य से छूटने की कोशिश करती है। तभी शौर्य उसे टाइटली पकड़कर कहता है, हिलो मत, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। इसप्रहा एकदम से चिढ़ जाती है। वो और तेजी से शौर्य को धक्का देती है। इस बार शौर्य के पेट पर जोर से लगती है। शौर्य अपना पेट पकड़कर इसप्रहा को देखते हुए कहता है, क्या खाती हो? इतना जोर से लगा मुझे। इसप्रहा जानती थी कि शौर्य उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो वहीं डटकर खड़ी होकर कहती है, दूर रहा करिए मुझसे। अगर आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझसे बात करने की भी कोशिश मत कीजिए। इतना गुस्सा। शौर्य मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर इसप्रहा उसे चिढ़ते हुए देखती है। अब वो वहाँ से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से अपने करीब खींचते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। इसप्रहा उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए हमें, दूर रहिए मुझसे। शौर्य उसे छोड़ने के बजाय बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। इसप्रहा हिल तक नहीं पाती। इसप्रहा अब उसे गुस्से से घूरती है। शौर्य उसके एक हाथ को पकड़कर उस पर अपना नाम देखकर कहता है, अगर मुझसे दूर जाना ही है तो मेरे नाम को अपने करीब क्यों कर रखा है तुमने? इसप्रहा नजरें फेर लेती है। शौर्य बहुत सीरियस होकर इसप्रहा के चेहरे को देखकर कहता है, जैसा मैं तुम्हारे सामने हूँ मैं वैसा किसी और के सामने नहीं बन सकता। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, तुमसे माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन किसी और से नहीं। मैंने तुम्हें रुलाया, बेहद रुलाया, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुम्हारा भी हक है कि तुम मुझे कोई भी सज़ा दो। इसप्रहा शौर्य की आंखों में देखने लगती है। शौर्य भी इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों में किसी की वजह से आंसू आए। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तुमने मुझे मेरी सच्चाई से अपनाया है तो तुम्हें और एक सच्चाई को भी अपनाना होगा। मैंने झुकना कभी नहीं सीखा, बस झुकाना सीखा है। हाँ, ये बात है कि मैं अपनी माँ और तुम्हारे आगे ज़रूर झुक सकता हूँ, इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। इसप्रहा शौर्य की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, लेकिन पापा को बुरा लगा। शौर्य गहरी सांस लेकर कहता है, उन्हें बुरा लगा तो इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने गलती की तो मैंने उन्हें बस वार्न किया कि कभी मेरी बीवी को ना रुलाएं। इसप्रहा फिर से कहती है,
हमें भी बुरा लगा। इस्प्रहा की बात सुनकर शौर्य उसकी आंखों में देखने लगता है। शौर्य एकदम से इस्प्रहा को गोद में उठा लेता है। इस्प्रहा उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। शौर्य इस्प्रहा को बेड पर लेटाता है, खुद उससे दूर होकर लाइट बंद करता है। कमरा पूरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ पल बाद इस्प्रहा को फील होता है कि शौर्य उसके पेट में चेहरा छुपाए लेट चुका था। शौर्य की गर्म सांसें इस्प्रहा के पेट पर जा रही थी। इस्प्रहा सिहरते हुए कसकर तकिए को पकड़ लेती है। शौर्य बिल्कुल चुप रहता है। वहीं इस्प्रहा भी कुछ पल शौर्य को फील करके सो जाती है। रात के करीब 2 बजे आव्या की आंखें खुली हुई थी और वो पेट के बल लेटी हुई तकिए पर सिर रखे फ़ोन पर रुद्र से बात कर रही थी। उसकी आंखें खुली तो थी, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत नींद आ रही है। अब आव्या आंखें बंद करके बात करने लगती है। हाउ रुद्र, तुम्हें नींद नहीं आ रही? रुद्र इस वक्त लैपटॉप पर आव्या की तस्वीर देख रहा था। रुद्र कैसा है? नहीं, तुम्हें आ रही है बेबी गर्ल। आव्या धीरे से जवाब देती है। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। इतना बोलकर आव्या अपनी आंखों को मसलते हुए आंखें खोल लेती है। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब सामने वाला आपसे आप बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हो तो उसे बात करने के लिए मना नहीं कर सकते। आव्या भी अब रुद्र से बात करते हुए वॉशरूम जाती है और अपना फेस वॉश कर लेती है ताकि उसे नींद ना आए। आव्या फिर से बेड पर आती है और बेड से टिककर बैठते हुए कहती है, वैसे रुद्र, तुम्हें जैमसन की याद नहीं आती? रुद्र उधर से जवाब देता है, मैं रोज़ उससे वीडियो कॉल पर बात करता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ पाता। आव्या जीता जागता टाइगर जैमसन के बारे में सोचते हुए कहती है, तुमने जैमसन के बारे में कभी बताया नहीं। मतलब वो तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुमने उसे खरीदा है? रुद्र नॉर्मली जवाब देता है, नहीं, वो मुझे जंगल में मिला था। शिकारियों ने उसकी माँ को मार दिया था तो वो वहीं अपनी माँ के पास बैठा था। तब वो बहुत छोटा था। आव्या हैरानी से कहती है, क्या उसने तुम पर अटैक नहीं किया? रुद्र तुरंत जवाब देता है, नहीं, वो बहुत शांत था क्योंकि मैंने पहले ही एनिमल को कंट्रोल करना सीखा है। आव्या रुद्र के टैलेंट को महसूस करते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग बहुत शार्प है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुमने स्कूल में एक बार भी कदम नहीं रखा। रुद्र जवाब देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेबी गर्ल। बहुत से लोग होते हैं जो बिना स्कूल जाकर भी सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें अनपढ़ ही समझा जाएगा क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। आव्या उसकी बात पर संतुष्टि जताते हुए कहती है, सही कहा तुमने। तुम्हें पता है रुद्र, मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गई थी तब मार्कशीट पर ज़्यादा नंबर देखकर ही उसमें एडमिशन दिया जा रहा था। रुद्र चुपचाप अब आव्या की बात सुनने लगता है। आव्या अब अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगती है। देखते ही देखते 3 बज जाते हैं। रुद्र का उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आव्या उबासी लेती है, फिर रुद्र को बुलाती है। रुद्र, उधर से उसकी तुरंत आवाज़ आती है, हाँ बेबी गर्ल। आव्या उससे कहती है, तुम सो रहे हो क्या? रुद्र जवाब देता है, नहीं, मुझे तुम्हारी बात सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए चुप हूँ। आव्या टाइम देखती है, फिर पेट के बल लेट जाती है और रुद्र से कहती है, रुद्र, अंतरा के बारे में कुछ बताओ ना। जैसे उसे कैसा खाना पसंद है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे उसे लगे कि मैं उससे तुम्हें छीनने की कोशिश नहीं कर रही। रुद्र लैपटॉप पर आव्या के होठों को छूते हुए कहता है, तुम खुद पूछ लो बेबी गर्ल, वो तुम्हें करेक्टली सब कुछ बता देगी। रुद्र के बोलने पर आव्या हूँ में जवाब देती है। रुद्र अब आव्या से कहता है, बेबी गर्ल, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है? आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, रुद्र, मुझे रात भर जागने की आदत नहीं है। आव्या कब से रुद्र के यही सवाल करने का इंतज़ार कर रही थी। आव्या इतना बोलती है तो रुद्र कहता है, मैं आदत बनवा दूंगा, फिलहाल तुम सो जाओ। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट रुद्र। रुद्र चुप रहता है। आव्या को वैसे भी बहुत नींद आ रही थी तो वो रुद्र के जवाब ना देने पर कुछ नहीं बोलती। आव्या कॉल कट करती है, फिर तुरंत ही सो जाती है। वहीं रुद्र आव्या के कॉल कट करने के बाद धीर को कॉल करता है। धीर फ़ोन रिसीव करता है और उसकी नींद भरी आवाज़ आती है, हेलो बॉस। रुद्र उससे कहता है, वो जगह मिल गई। धीर उधर से कहता है, बॉस, जैसा आपने कहा था वैसी जगह मिल गई है। वहाँ हमने चेक किया और मैं 100% बोल सकता हूँ वहाँ किसी के होने का कोई चांस नहीं है। अगर मैम आपसे डरकर भागना भी चाहें तो भाग नहीं पाएंगी, ना ही उसे कोई बचाने आएगा। धीर नींद में बोलता जा रहा था। वहीं धीर की बात सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। रुद्र कॉल कट करता है और बहुत ही जुनूनियत भरी नज़रों से आव्या को देखता है। वहीं उधर 3:30 बज चुके थे। सुहानी की नींद धीरे से खुलती है। सुहानी एक नज़र द्रांश के सोते हुए चेहरे को देखती है, फिर अपने हाथ को देखती है जो हथकड़ी से बंधा हुआ था। सुहानी धीरे से अपने हाथ को हिलाती है, उसके साथ द्रांश का हाथ भी हिल रहा था। सुहानी अपने पैर को मूव करती है पर उसका पैर भी द्रांश के पैरों के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। सुहानी फिर से द्रांश को देखती है, फिर नज़र घुमाकर द्रांश के फ़ोन को देखती है। फ़ोन को देखते हुए सुहानी फिर से द्रांश को देखती है। अब वो उसे उठाने लगती है। सर,
सर। द्रांश अपनी आंखें खोलता है। सुहानी को आवाज़ देता हुआ पाकर वो उसे घूर कर देखता है। सुहानी अपनी नज़रें झुकाकर कहती है, सर मुझे वॉशरूम जाना है। द्रांश एक पल सुहानी को देखता रहता है, फिर अपने पॉकेट से चाबी निकालकर हाथों और पैर की हथकड़ी खोल देता है। सुहानी जल्दी से भागते हुए वॉशरूम चली जाती है। द्रांश लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं सुहानी वॉशरूम में जाने के बाद फ़ोन निकालती है। ये द्रांश का ही फ़ोन था। सुहानी बहुत सफाई से द्रांश के फ़ोन को लेकर आई थी, जो द्रांश को पता ही नहीं चला। सुहानी डरते हुए जल्दी से द्रांश के फ़ोन का लॉक खोलती है, क्योंकि उसे द्रांश का पासवर्ड पता था। सुहानी लॉक खोलकर एक मैसेज टाइप करती है और सेंड कर देती है। सेंड होते ही सुहानी जल्दी से मैसेज डिलीट करती है। सुहानी अब वॉशरूम से निकलती है और बहुत ही सावधानी से द्रांश के फ़ोन को टेबल पर रख देती है। तभी अचानक उसके कानों में द्रांश की आवाज़ आती है, जल्दी लेटो, मेरे पास तुम्हारे लिए बेकार टाइम नहीं है। सुहानी एक पल के लिए डर से हिल जाती है। वो जल्दी से द्रांश के पास लेट जाती है। द्रांश फिर से उसे हथकड़ी से अपने साथ बांध लेता है। सुहानी उसकी बंद आंखों को देखकर कहती है, सर क्या कमरे के बाहर कोई बॉडीगार्ड नहीं है? द्रांश अपनी आंखें खोलकर उसे घूरता है। तभी सुहानी कहती है, आप मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखते हैं? मैं इधर उधर हिल भी नहीं पाती, जिससे मुझे ठीक से नींद नहीं आती। द्रांश उसे बुरी तरह से घूरता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उससे कोई सवाल करे। द्रांश जब कोई जवाब नहीं देता तो सुहानी फिर से कुछ कहने को होती है। तभी द्रांश सुहानी के ऊपर आकर किसी जानवर की तरह उस पर हावी हो जाता है। द्रांश सुहानी के होठों को बुरी तरह से काटने लगता है। सुहानी छटपटाने लगती है। उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर वो हो नहीं पाती। उसके हाथ और पैर तो वैसे भी हथकड़ी से बंधे हुए थे। द्रांश सुहानी को बहुत बुरी तरह से काट रहा था, जिससे सुहानी के होठों से खून बहने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। द्रांश के होठों पर भी सुहानी के होठों से निकलता खून लग गया। द्रांश आखिरी बार बहुत जोर से काटकर उसके होठों को छोड़ देता है। सुहानी अब रोने लगती है। उसने द्रांश के सोए हुए हैवान को जगा दिया था, जिससे उसे ही बहुत दर्द मिला। सुहानी को रोते हुए देखकर द्रांश बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, शट अप, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो मैं। बोलते हुए द्रांश एकदम से रुक जाता है। द्रांश की नज़रें टेबल पर थी। सुहानी उस ओर नज़र घुमाती है। द्रांश इस वक्त टेबल पर रखे फ़ोन को घूर रहा था। सुहानी को अंदर ही अंदर अब डर लगने लगता है। उसकी आंखें अब भी नम थी। द्रांश सुहानी को देखते हुए कहता है, तुमने मेरे फ़ोन को टच किया। सुहानी जल्दी से ना में सिर हिलाती है। द्रांश फ़ोन के एंगल को बहुत ही ध्यान से चेक करता है, फिर सुहानी को घूरता है। सुहानी रोते हुए कहती है, हमें नहीं पता सर, शायद गलती से टच होकर थोड़ा हिल गया होगा। द्रांश सुहानी की आंखों में देखता है, जिसमें बस मासूमियत ही मासूमियत झलक रही थी। द्रांश सुहानी के करीब झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, तो ये रो रो कर बोलना ज़रूरी है? सुहानी अब चुप होकर अपने आंसू भरी आंखों से द्रांश को देखती है। फर्स्ट टाइम सुहानी को ऐसा लगा जैसे द्रांश नॉर्मल इंसान है, वरना मिलते वक्त से तो वो द्रांश मॉन्स्टर लग रहा था। अभी द्रांश ने बहुत ही सॉफ्ट से ये उससे कहा। द्रांश को सुहानी पलके झपकाते हुए देखने लगती है। द्रांश अब बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। द्रांश आंखें बंद करके ही कहता है, मुझ पर नजरें मत डालो वरना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। सुहानी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे तो सुहानी हथकड़ी की वजह से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं सो पा रही थी, इसीलिए वो बार बार कसमसा रही थी, या यूं कहें कि हिल रही थी, जिससे द्रांश सोने में डिस्टर्ब हो रहा था। द्रांश आंखें बंद किए हुए फिर से कहता है, डोंट डिस्टर्ब मी अदरवाइज। वो आगे कुछ कहता उससे पहले सुहानी हिलना बंद कर देती है और बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। दोनों अब गहरी नींद में चले जाते हैं। अगले दिन शाम का वक्त सिंघानिया विला पूरी लाइट से सजा हुआ था। आज संगीत था और इसका जश्न मनाने के लिए सभी रेडी हो रहे थे। आज थीम पिंक था। लाइट पिंक में पूरा हॉल डेकोरेट किया गया था। आज संगीत था तो सभी ने अपनी अपनी डांस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर ली थी। कुछ वक्त होने पर सभी दुल्हन अपने दूल्हे राजा के साथ सामने सामने बैठ जाती हैं। उन सबको साथ में बिठाकर अब डांस की शुरुआत की जाती है। अव्यान और रुद्र को डांसिंग में कोई शौक नहीं था, इसीलिए दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। अव्यान तो अपने फ़ोन में लगा रहता है, तो वहीं रुद्र अपनी बेबी गर्ल के चेहरे को देखने में व्यस्त हो जाता है। सामने स्टेज पर इस वक्त स्वर्णा, प्रीता और सुरभि परफॉर्म कर रही थी। तीनों साथ में बहुत ही प्यारा सा डांस कर रही थी। डांस देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि डांस दी के बिछड़ने वाले गाने पर हो रहा था। और यहाँ उनकी दो ही दी थी, एक आव्या और अनु। अनु के होठों पर भी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। स्वर्णा, प्रीता और सुरभि तीनों अलग अलग तरह का तीनों परफॉर्म कर रही थी। सारा परफॉर्म एक अलग अलग गाने पर होता है। पहला तो दी के बिछड़ने का, दूसरा भाभी के आने की खुशी का, और तीसरा जोड़ियां हमेशा साथ रहें। तीनों बहुत ही प्यारा सा डांस करती हैं। उनका डांस खत्म होते ही चारों ओर तालियां बजने की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। तीनों के डांस के बाद अब ध्रुवंश और कयारा कपल डांस करते हैं। दोनों ही डांस करते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों बहुत ही रोमांटिक गाने पर डांस कर रहे थे। कयारा ने एक पिंक कलर की गाउन पहनी थी। दोनों इस गाने पर डांस कर रहे थे।
तू ही हकीकत ख्वाब तू, दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। जाऊँ मैं अब जब जिस जगह, पाऊँ मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना हो तू है रूबरू, तू हम सफ़र, तू हम नवा मेरा। ध्रुवंश और कयारा का डांस खत्म होते ही पृथ्वीराज और विशाखा पुराने गाने पर डांस करते हैं। उनको स्टेज पर देखकर तो एक धमाका ही हो गया था। सारी ओर पहले ही बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। वहीं आव्या, प्रज्ञा, स्प्रहा और अनु में से किसी को भी विश्वास नहीं था कि विशाखा भी डांसिंग में दिलचस्पी रखती है। गाना था, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, तुम्ही को दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छुपाएं, हमें क्या हो गया है। पृथ्वीराज और विशाखा का डांस भले धीमा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आव्या के पास ही अव्यान बैठा था तो आव्या अव्यान से फ़ोन छीनकर उसे अपने दादा और दादी का डांस देखने को कहती है। भाई देखिए ना, कितना प्यारा डांस कर रहे हैं दादा दादी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादा दादी भी स्टेज पर डांस कर रहे हैं। अव्यान बोरिंग सा जवाब देता है, तो विश्वास कर लो रैबिट। आव्या अव्यान को घूरते हुए देखती है और फिर कहती है, भाई आप इतने बोरिंग क्यों हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाभी आपके साथ कैसे रहती होगी। प्रज्ञा भी वहीं पर थी। जैसे ही भाभी की बात आती है तो वो झांक कर आव्या को देखती है। आव्या प्रज्ञा को देखते हुए कहती है, भाभी आप भाई को कैसे संभालती हैं, कितने बोरिंग है ये, कितने बोरिंग हैं, कितने रोमांटिक हैं, ये तो बस प्रज्ञा को पता था। अगर उसने ज़रा भी मुंह खोला तो कल रात की तरह उसे सोने नहीं दिया जाएगा। ये सोचते ही प्रज्ञा इस टॉपिक पर कुछ नहीं बोलती और आव्या को देखकर कहती है, आप दोनों भाई बहन का मामला है, इसमें आप हमें मत कीजिए। आव्या बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहती है, आप दोनों से बात करना ही बेकार है, आप दोनों के दोनों ही बोरिंग पर्सन हैं। इतना बोलते ही वो दोनों से मुंह फेर कर अब डांस में ध्यान देने लगती है। तो वहीं प्रज्ञा अव्यान को इशारे करते हुए आव्या को मनाने के लिए कहती है, लेकिन अव्यान तो अव्यान था, वो कोई रिएक्ट नहीं करता। प्रज्ञा भी अब चिढ़ते हुए अव्यान से मुंह फेर लेती है। पृथ्वीराज और वसुंधरा के बाद काव्या और आदित्य डांस करते हैं। अब उनके बच्चों का संगीत था तो उसमें दोनों क्यों ना डांस करें। दोनों रोमांटिक डांस करते हैं। उन पर रोमांटिक सॉन्ग ही काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। दोनों इस कदर डांस कर रहे थे जैसे आज उन दोनों का ही संगीत हो। उनकी जोड़ी ही इतनी कयामत लगती थी कि दोनों जैसे ही साथ में खड़े होते चारों ओर एक अट्रैक्शन सा फैल जाता। दोनों इस गाने पर डांस कर रहे थे, बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तहां भी ना ले मेरे, मेरी धड़कनों में ही तेरी सदा, इस कदर तू मेरी रूह में बस गया, तेरी यादों से कब तक रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले वक्त मेरा गवाह। उसके बाद तो कपल्स की जैसे बारिश ही हो जाती है। आदित्य और काव्या के डांस खत्म होते ही ध्रुव और श्रेष्ठा डांस करते हैं। गाना था, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है, नहीं आशिक कोई मुझसा, तेरा तू मेरी बंदगी, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान बेपनाह। ध्रुव और श्रेष्ठा के डांस खत्म होते ही ऐसे ही करके डांस करने वालों की लाइन लग जाती है। बहुत लंबी लाइन के बाद अव्यान और प्रज्ञा की बारी आती है। अव्यान प्रज्ञा का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। दोनों भी एक रोमांटिक सॉन्ग चूज करते हैं। चाहता दिल तुमको कितना तुम नहीं जानते, क्या है मेरे दिल की मुश्किल तुम नहीं जानते, ऐसा एहसास धड़कन में कभी पहले ना जागा था, चाहता दिल तुमको कितना, तुमसे मिली हर नज़र से नज़र में होश में भी रहा बेखबर, छा गया अजनबी सा नशा, चाहता दिल तुमको कितना। दोनों अपनी आंखों में आंखें मिलाए डांस कर रहे थे। गाना खत्म होते ही अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस कर लेता है। आव्या बहुत देर से डांस करने के लिए छटपटा रही थी। फाइनली अब दोनों की बारी आ चुकी थी। रुद्र तो बस आव्या को देखता ही रहा था। उसने आज जरा भी इधर से उधर नजरें नहीं घुमाई थी। आव्या अपना चेहरा रुद्र की ओर करती है तो उसे दिखता है कि रुद्र बस उसी में खोया हुआ था। आव्या रुद्र के सामने अपना हाथ दिखाती है पर रुद्र वैसा ही खोया रहता है। आव्या अब रुद्र के सामने चुटकी बजाती है तो रुद्र अपने होश में आता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कहाँ खो गए। रुद्र उसके चेहरे में खोए हुए कहता है, तुम्हें कैद करने की फिराक में। आव्या उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है तो रुद्र आव्या के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, समझने की कोशिश मत करो, चलो डांस करते हैं। इतना बोलते ही रुद्र अपना हाथ बढ़ा देता है। आव्या तुरंत रुद्र के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। रुद्र उठता है और उसे अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है। रुद्र एक और इशारा करता है तो गाना स्टार्ट होता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़ करे मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल
लगी है यही धुन। डांस करते हुए रुद्र की आंखों में आव्या को पाने की, उसे हासिल करने की जुनूनियत साफ दिख रही थी। एक तरह से ये गाना रोमांटिक भी था और काफी डरावना भी। आव्या रुद्र की आंखों में ही देख रही थी। उसे रुद्र की आंखों में देखते हुए उसका पागलपन साफ नजर आ रहा था। अगर कोई उसके पागलपन को देखता तो उसके अंदर जैसे डर सा पैदा होता, लेकिन आव्या नहीं डर रही थी, क्योंकि वो तो बस रुद्र की होना चाहती थी, उसी में बसना चाहती थी। रुद्र और आव्या का जैसे ही डांस खत्म होता है, रुद्र एकदम से आव्या की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और सीधे उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र आव्या को किस करके पीछे हो जाता है। आव्या हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखती है। रुद्र भी उसे ही देख रहा था। इनफैक्ट पूरा हॉल रुद्र को हैरानी से देख रहा था। रुद्र की बेशर्मी से सभी घरवाले रूबरू थे। अब सिंघानिया के रिलेटिव और सारे गेस्ट रुद्र की बेशर्मी से रूबरू हो चुके थे। आव्या अपनी नज़रें चारों ओर डालती है तो सबको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करती है। आव्या वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुका था। आव्या दौड़ते हुए अपने कमरे में पहुँचती है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, रुद्र दरवाजे पर अपना हाथ रख लेता है, क्योंकि वो भी उसके पीछे आ चुका था। आव्या एक पल रुद्र को देखकर दरवाजे को छोड़कर अंदर जाते हुए कहती है, ये नीचे तुमने क्या किया रुद्र? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? एंगेजमेंट में सबके सामने किस किया ठीक है, फिर आज मेरी परदादी थी, दादी थी और मेरी पूरी फैमिली थी। आव्या बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी से रुद्र से कहती है, तुम में थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इतना बोलते ही जैसे ही वो पलटती है तो वो रुद्र से टकरा जाती है, क्योंकि रुद्र उसके बहुत करीब आ गया था। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर अपने आप से पूरी तरह से सटा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम अगर मेरी वाइफ बनी तो मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी टच करूँगा। सिर्फ टच ही नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आव्या रुद्र की बात सुनते ही उसे अपने पास्ट की बात याद आने लगती है, जिसमें रुद्र ने सच में ऐसा ही कुछ कहा था। और आव्या ये सोचकर परेशान हो जाती है कि रुद्र की वाइफ जो बनेगी उसकी किस्मत फूटी हुई होगी। अब जब उसे अभी याद आता है तो आव्या को खुद पर ही तरस आने लगता है। रुद्र आव्या के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, कुछ याद आया? आव्या बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के होंठों को छूता है और कहता है, बस आज रात खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आव्या अपनी मासूम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, रुद्र क्या हम शादी को नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर दें? रुद्र आव्या के गालों को थपथपाकर कहता है, इनोसेंट बेबी गर्ल, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। आव्या अब रुद्र के एक्सप्रेशनलेस आंखों में देखती है, जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था, लेकिन दिखता बहुत मुश्किल था। संगीत का फंक्शन खत्म होने के बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं। नैना, रुद्र और अंतरा भी घर पहुंच चुके थे। रुद्र अपनी ड्रेस चेंज करता है। उसने अब टी शर्ट और नीचे ट्रैक पैंट पहनी थी। रुद्र के कदम इस वक्त अंतरा के कमरे की ओर जा रहे थे। रुद्र कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसकी नज़र सोफे पर बैठी अंतरा पर जाती है। नैना भी वहीं थी। नैना रुद्र को कमरे में पाकर उससे कहती है, रुद्र तुम यहाँ अचानक, क्या बात है? रुद्र नैना को अंतरा की ओर इशारा करता है और नैना को इशारा करते हुए ही कमरे से जाने के लिए कहता है। नैना भी समझ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। नैना के जाते ही रुद्र दरवाज़ा बंद करता है। रुद्र अंतरा के पास जाकर बैठ जाता है। अंतरा इस वक्त ड्राइंग बना रही थी। उसका पूरा ध्यान ड्राइंग पर था। रुद्र अंतरा को बहुत ही गौर से देखकर कहता है, बेबी गर्ल पर अटैक करके तुम्हें क्या मिला बेबी प्रिंसेस? अंतरा अपनी ड्राइंग पर फोकस करते हुए कहती है, वो आपके साथ डांस कर रही थी, आपके बहुत करीब जा रही थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर कांटे वाला चम्मच फेंका, लेकिन आपने बचा लिया। अब आप सिर्फ उसकी साइड लेते हैं, मेरे बारे में आपने सोचना ही छोड़ दिया है। रुद्र का चेहरा बिल्कुल शांत था। अंतरा के चेहरे को देखने के बाद वो फिर से उसकी ड्राइंग पर नज़र डालता है, जिस पर अंतरा ने आव्या की ड्राइंग बनाई थी और उसकी गर्दन पर चाकू घुसा हुआ था। आव्या की गर्दन से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। ड्राइंग को देखकर रुद्र के एक्सप्रेशंस एकदम से सख्त हो जाते हैं। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर मसलने लगता है। अंतरा इन सबसे अनजान बस ड्राइंग को कंप्लीट करने में लगी हुई थी। रुद्र अचानक ही अपना हाथ अपनी गर्दन से हटाता है और अंतरा को खींचकर अपनी गोद में बिठाता है। अंतरा रुद्र की गोद में बैठते ही रुद्र को देखने की कोशिश करती है, पर रुद्र उसे मुड़ने नहीं देता। रुद्र अंतरा के हाथों को पकड़े हुए ड्राइंग को देख रहा था। रुद्र की आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक दिख रही थी। अंतरा को अब रुद्र की गर्म सांसें अपने कंधे पर फील हो रही थी। रुद्र अंतरा के कंधे पर अपनी चिन रखकर बहुत ही सर्द आवाज में कहता है, बेबी प्रिंसेस, इस बार तुम्हारी जिद गलत इंसान के ऊपर आ गई। लगता है इस जिद को छुड़ाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। इतना बोलते ही वो अपनी पॉकेट से लाइटर निकालता है। रुद्र लाइटर की आग से अंतरा के बनाए ड्राइंग को जलाने लगता है। अंतरा बिना एक्सप्रेशंस के बस जलती हुई ड्राइंग को देख रही थी। उसने पेपर को अभी भी पकड़ा हुआ था। रुद्र ने बस अंतरा का हाथ पकड़ा हुआ था। अंतरा को जब आग की लौ महसूस होती है तो अंतरा पेपर को छोड़ने वाली होती है कि तभी रुद्र उसके हाथ के साथ पेपर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे अंतरा पेपर छोड़ नहीं पाती। आग धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। अंतरा का हाथ अब उस आग में
इनफैक्ट जलने लगा था। सिर्फ अंतरा का नहीं, रुद्र का हाथ भी जल रहा था। अंतरा के हाथों के बहुत करीब से अब आग जलने लगती है और अंतरा का हाथ अब जलने लगता है। अंतरा दर्द से कहती है, लीव मी। रुद्र अंतरा के हाथ को जलते हुए किसी पागल की तरह देख रहा था। पहले अंतरा बस दर्द से रुद्र को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे अब हद से ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो एकदम से रोते हुए कहती है, हैंडसम ब्रदर, प्लीज़ लीव मी, इट्स हर्टिंग सो मच। अंतरा में ज़रूर एटीट्यूड था, लेकिन थी तो वो बच्ची ही। उसे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र उसके हाथ को और ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा है तो सोचो बेबी गर्ल को कितना दर्द होगा जब उसकी गर्दन पर इस ड्राइंग की तरह चाकू घोंपा जाएगा। अंतरा रोते हुए जोर से चिल्लाती है, प्लीज़ लीव मी मॉम, मॉम प्लीज़ सेव मी। अंतरा की आवाज़ जैसे ही नैना सुनती है तो वो तुरंत दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, रुद्र, रुद्र क्या कर रहे हो? रुद्र एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है, फिर अंतरा और अपने जलते हुए हाथ को देखता है। वो पेपर बहुत ही मोटा था, इसीलिए आग जलकर ख़त्म नहीं हो रही थी। अंतरा दर्द से रोते हुए बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है, हाँ मॉम, मॉम। वहीं दरवाजे पर खड़ी नैना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रही थी। वो दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला रही थी, रुद्र खोलो दरवाज़ा, क्या कर रहे हो? रुद्र रुद्र अंतरा के जले हुए हाथ को देख ही रहा था, फिर अचानक ही छोड़ देता है। अंतरा के हाथों से पेपर गिर जाता है। अंतरा रुद्र से दूर होकर नीचे बैठ जाती है और अपने हाथ को देखकर रोने लगती है। वो रोते हुए अपने हाथ पर फूंक भी मार रही थी। थोड़े वक्त तक तो रुद्र वैसा ही उसे देखता रहता है, फिर उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अंतरा के पास आकर बैठ जाता है। अंतरा रुद्र को अपने करीब देखकर डर से पीछे हटने लगती है। रुद्र ने आज से पहले उसके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं किया था, इसीलिए अंतरा उससे नहीं डरती थी, लेकिन अभी जो हुआ उससे अंतरा डर चुकी थी। रुद्र अंतरा का पैर पकड़कर अपने करीब खींचता है। अंतरा के आंसू गालों से बहते जा रहे थे। वो पीछे होने की कोशिश करती उससे पहले रुद्र उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डोंट मूव। अंतरा अपनी जगह पर ही जम जाती है। अंतरा सिर झुकाए बस रोने लगती है। रुद्र अंतरा के हाथ पर फूंकते हुए दवाई लगाता है। वो बहुत ही आराम से दवाई लगा रहा था। जलने की वजह से अंतरा का हाथ पूरा लाल हो चुका था। दवाई लगाने के बाद रुद्र अंतरा के चेहरे को ऊपर करता है और उसके आंसुओं को पोंछता है। अंतरा अब रुद्र को देखती है, जिसका चेहरा एकदम नॉर्मल था। रुद्र उसके आंसुओं को साफ करने के बाद झुककर उसके माथे पर किस करता है। रुद्र अब अंतरा को गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लिटा देता है। अंतरा को अच्छे से कंबल से कवर करने के बाद रुद्र उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, रेस्ट करो। रुद्र जाने के लिए मुड़ता है, तभी अंतरा उसका हाथ पकड़ लेती है। रुद्र मुड़कर अंतरा को देखता है। अंतरा अपनी गीले पलकों को झपकाते हुए रुद्र से कहती है, आई लव यू सो मच हैंडसम ब्रदर। रुद्र उसके करीब जाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू माई बेबी प्रिंसेस। रुद्र अंतरा से दूर होकर दरवाज़ा खोलता है। नैना वहाँ परेशान खड़ी थी। नैना पहले रुद्र को देखती है, फिर अंदर झांक कर देखती है। सब कुछ ठीक देखकर नैना रुद्र को देखते हुए कहती है, क्या किया तुमने? अंतरा इतना दर्द से क्यों चिल्ला रही थी? रुद्र एक नज़र नैना को देखता है, फिर बिना कुछ बोले जाने लगता है। नैना उसे देखते हुए कहती है, रुद्र मैंने तुमसे कुछ पूछा है। रुद्र नैना को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके चला जाता है। अगले दिन जिस वक्त का सबको इंतज़ार था वो आज आ चुका था। सिंघानिया विला में बस भाग दौड़ चल रही थी। सुबह से शाम कैसे हो गई किसी को भी अंदाज़ा नहीं लगा। कभी काव्या चिल्लाती, कभी प्रीत के चिल्लाने की आवाज़ आती, कभी सपना की तो कभी श्रेष्ठा की। स्वरा तो बस गिफ्ट को पैकिंग करने में लगी हुई थी। स्वरा के साथ स्वर्णा, अप्रीता, प्रज्ञा और सुरभि भी गिफ्ट पैकिंग में लगे थे। प्रज्ञा का आज कोई फंक्शन नहीं था, इसीलिए वो सबके साथ हाथ बटा रही थी और जितने भी लड़के थे वो सब डेकोरेशंस को देख रहे थे। वहीं आव्या, अनु और स्प्रहा एक कमरे में रेडी हो रहे थे। तीनों को रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। आज की जितनी भी सिक्योरिटी थी वो रुद्र ने स्पेशल अरेंज की थी, क्योंकि अव्यान की सिक्योरिटी से वो संतुष्ट नहीं था। भाग दौड़ में कब शाम खत्म होकर रात हो जाती है ये भी किसी को अंदाज़ा नहीं लगता। सब इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे कि कोई किसी से ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा था। रात के करीब 10 बजे गार्डन में पंडित के मंत्र की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। मंडप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। ये नज़ारा बिल्कुल उसी तरह था जैसे आदित्य और काव्या की शादी का था। अरुणी देवी बैठी हुई मंडप को बहुत ही गौर से देख रही थी। मंडप को देखते हुए उन्हें आदित्य और काव्या की शादी याद आ रही थी। एक अनचाही शादी जो उन्होंने करवाई थी। आज उनके बच्चों की मनचाही शादी हो रही थी। उन्हें दिल से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। पंडित जी फिलहाल बस पूजा कर रहे थे। शादी की रस्मों में अब थोड़ा वक्त था। प्रज्ञा तीनों को देखने के लिए उनके कमरे में आई थी।
अब भी तीनों पूरी तरह से नहीं सजी थी, पर फिर भी तीनों ही दुल्हन लग रही थी। तीनों को दुल्हन के रूप में देखकर प्रज्ञा का भी बहुत ज़्यादा मन चाह रहा था कि वो भी उसी तरह दुल्हन बने। आव्या प्रज्ञा को देखते हुए कहती है, भाभी आप भाई से फिर एक बार बात कर लीजिए ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप रेडी हो सकती हैं। प्रज्ञा खुद को संभाल कर कहती है, नहीं आव्या, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो बाकी फंक्शंस के लिए भी नहीं मान रहे थे। वो तो पोयम मम्मा ने उन्हें डांटा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आती हूँ। आव्या को पता था कि प्रज्ञा मायूस है। उसे इस वक्त अव्यान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आव्या खुद में धीरे से बड़बड़ाती है, ये भाई भी ना भाभी की कोई विश पूरी नहीं करते। अगर मैं भाभी की जगह होती तो भाई से बात ही नहीं करती। और भाभी को देखो, वो भाई से नाराज़ तक नहीं होती। अनु हंसते हुए कहती है, अयान शायद ऐसा कुछ करता होगा जिससे प्रज्ञा नाराज़ ही नहीं रह पाती। आव्या अनु की बात समझते हुए कहती है, दी आप भी ना। इतना बोलकर वो हंस देती है। वहीं प्रज्ञा मायूसी से धीरे धीरे सीढ़ी से उतर रही थी। उसका सिर झुका हुआ था। प्रज्ञा अपना सिर जैसे ही उठाती है, सामने देखकर उसके पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। प्रज्ञा बहुत ही हैरान होकर सामने देख रही थी। वो देख रही थी, तभी अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।